सोचिए, एक समय था जब बीजिंग और दिल्ली दोनों को ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था। ये 2015 का दौर था जब चीन में PM 2.5 का स्तर लगभग 600 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था और AQI 144 होने पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसी समय दिल्ली का AQI 350 पार कर चुका था, लेकिन भारत में सिर्फ राजनीति होती रही। आज 2025 में बीजिंग की हवा करीब करीब साफ हो चुकी है। वहां AQI 80 से नीचे चल रहा है और बीजिंग अब दुनिया का 10वां सबसे साफ प्रमुख शहर कहलाने लगा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। लेकिन दिल्ली और भारत के कई शहर अपने अनुशासन को बनाए रखते हुए अब भी सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप कर रहे हैं। आइए समझते हैं भारत ने ऐसा क्या नहीं किया जो आज हम इस सूची के टॉपर्स हैं। नमस्कार, मैं सुनिधि मुद्गिल और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। अगर आप भी हर सर्दी में आंखों की जलन, गले में खराश और सिकुड़ते फेफड़ों से थक चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सन 2013 से 15 के बीच बीजिंग की हवा का हाल इतना खराब था कि उसे एयरपोकलिप्स कहा जाने लगा। आधिकारिक डेटा के अनुसार 2013 में बीजिंग का वार्षिक PM 2.5 औसत लगभग 89.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, यानी चीन के अपने राष्ट्रीय मानक 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा। 2013 से 15 के इन 2-3 वर्षों में बीजिंग में PM 2.5 का औसत लगभग 80 से 83 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जो WHO गाइडलाइन 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कई गुना ऊपर था। सर्दियों में तो कई दिन ऐसे होते थे जब PM 2.5 500 से 700 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता था। स्कूल बंद हो जाते थे, फ्लाइटें कैंसिल हो जाती थी और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी जाती थी। इसके बाद चीन ने मानो प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। उसने कई कड़े कदम उठाए, जैसे राष्ट्रीय एक्शन प्लान। 2013 में चीन ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण कार्य योजना 2013 से 17 लॉन्च की। इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2017 तक बीजिंग, तियानजिन, हेबेई क्षेत्र में PM 2.5 में 25% की कमी लाई जाए और बीजिंग में वार्षिक PM 2.5 को 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से नीचे लाया जाए। भारत ने भी देर से सही लेकिन 2019 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। शुरुआत में 102 शहर चुने गए। लक्ष्य रखा गया कि 2017 के स्तर की तुलना में PM 2.5 और PM 10 में 20 से 30% की कमी 2024 तक लाई जाए। बाद में 2022 में संशोधन किया गया, जिसमें PM 10 में 40% की कमी 2026 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 82 शहरों को कुल 1253 करोड़ दिए गए, लेकिन 2023 के अंत तक सिर्फ लगभग 40% पैसा ही उपयोग हो पाया, यानी एक्शन वहीं ढीला ढाला। ऊर्जा स्रोतों में बदलाव की बात करें तो चीन ने तय किया कि कोयले के इस्तेमाल को घटाकर प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाया जाए। लक्ष्य था कि 2017 तक राष्ट्रीय ऊर्जा खपत में कोयले का हिस्सा 65% से कम किया जाए। बीजिंग और आसपास के इलाकों में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बंद कर दिए गए। उनकी जगह नेचुरल गैस व इंपोर्टेड बिजली का उपयोग शुरू किया गया। भारत ने भी सोलर एनर्जी पर ध्यान दिया। कोयला आधारित पावर प्लांट्स के लिए FGD और सख्त उत्सर्जन मानक बनाए, लेकिन कई प्लांट्स की डेडलाइन बार बार बढ़ती रही। मगर इतने सालों के बाद भी हवा की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया और ये अपने आप में बहस का मुद्दा है। उद्योग नीति की बात करें तो चीन ने वैज्ञानिक आधार पर तय किया कि कौन सी फैक्ट्रियां कहां शिफ्ट की जा सकती हैं। उसने उद्योगों को स्पष्ट सपोर्ट, सब्सिडी और सख्त टाइमलाइन दी। स्टील, इंजीनियरिंग, कोकिंग जैसे भारी उद्योगों को बीजिंग, तियानजिन, हेबेई रीजन से बाहर शिफ्ट कर दिया गया या बंद कर दिया गया। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
यहाँ तक कि सरकार ने प्रदूषण का सारा दोष किसानों पर डाल दिया और फैक्ट्रियों को चलता रहने दिया। अब इसके पीछे सरकार ये कह सकती है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां सरकार का फैसला ही अंतिम होता है, वगैरह वगैरह। मगर सवाल ये है कि क्या भारत में ऐसी नीति बनाई गई जिस पर जनता विश्वास करे और काम तेजी से आगे बढ़े? भारत की स्थिति ये है कि लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र से उठ चुका है, जनता को इनमें सिर्फ चोर नजर आते हैं। खैर, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। वाहनों पर नियंत्रण। चीन सरकार ने वाहनों पर भी सख्ती दिखाई, जैसे हाई एमिशन वाले पुराने वाहनों पर बैन, यूरो 4, चाइना 4 और बाद में चाइना 6 जैसे सख्त उत्सर्जन मानक, वाहन रजिस्ट्रेशन पर लिमिट, पीक टाइम में नंबर प्लेट रोटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों को आक्रामक रूप से बढ़ावा। भारत में हाल में पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने की कोशिश हुई, मगर सीधे बैन आम लोगों के बजट पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा, विरोध शुरू हुआ। शायद भारत सरकार को अधिक तार्किक कदम उठाने चाहिए थे, जैसे पोल्यूशन टेस्ट के आधार पर अनफिट वाहनों को स्क्रैप करना। शायद इससे कुछ वास्तविक असर पड़ सकता था। इसके अलावा भारत में कई अस्थायी उपाय भी आजमाए गए। ओड इवन स्कीम, जिसका सीमित असर देखने को मिला। स्मोक टावर, जो 2 से 3 दिन बाद लगभग निष्क्रिय दिखे। एंटी स्मोक गन, अब इनका उपयोग केवल प्रदूषण मीटर शांत करने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल बारिश की बात करें तो लगभग 4 करोड़ का खर्च आया और नतीजा शून्य। इसे जनता ने बड़े मजाक की तरह देखा। आइए अब देखते हैं कि क्या दोनों देशों के प्रयासों के क्या परिणाम आए। स्क्रीन पर जो डेटा आप देख रहे हैं वो साफ दिखाता है कि चीन ने किस तरह काम किया और भारत वहीं का वहीं खड़ा है। असल में भारत में एयर क्वालिटी को मापना ही 2018 से शुरू हुआ, तो उससे पहले कार्रवाई करना संभव ही नहीं था। लेकिन 2018 से 24 तक भी इंडियन कैपिटल में कोई खास सुधार दिखाई नहीं देता। अब सबसे जरूरी सवाल, जब दोनों देशों के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, तो बीजिंग हवा साफ करने में आगे कैसे निकल गया और हम अभी भी पीछे क्यों रह गए? लक्ष्य और कानून की ताकत, चीन के एक्शन प्लान, विशेषकर बीजिंग के लिए स्पष्ट, समयबद्ध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य थे। भारत में एनसीएपी अभी तक एक गैर बाध्यकारी कार्यक्रम की तरह है। अगर लक्ष्य मिस हो जाए तो किसी पर भी कानूनी पेनल्टी नहीं लगती। खुद रिपोर्ट भी कहती है कि दंड तंत्र की जरूरत है। फंड का उपयोग, चीन ने 2013 से 17 के बीच सिर्फ एक योजना में ही करीब 277 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि झोंक दी और उसे तेजी से खर्च भी किया। और वही भारत की बात करें तो भारत में एनसीएपी के तहत कई शहरों ने 40 से 60% तक फंड ही उपयोग किया, जबकि हवा की स्थिति लगातार खराब बनी रही। क्षेत्रीय दृष्टिकोण बनाम शहर से शहर, बीजिंग के लिए नीतियां पूरे बीजिंग तियानजिन हेबई एयरशेड को ध्यान में रखकर बनी। कोयला उद्योग, परिवहन, सभी पर संयुक्त कार्रवाई। भारत में भी एयरशेड की बात शुरू हुई, लेकिन अभी भी प्रदूषण को राज्य की सीमाओं के हिसाब से देखा जाता है। पंजाब की पराली, हरियाणा की इंडस्ट्री, यूपी राजस्थान की धूल, सब मिलकर दिल्ली की हवा बिगाड़ते हैं, लेकिन एकीकृत योजना सीमित है। स्ट्रक्चर बदलाव बनाम टेम्परेरी उपाय, चीन ने कोयला खपत, इंडस्ट्री लोकेशन, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब में संरचनात्मक बदलाव किए। भारत में अधिकांश फैसले इवेंट आधारित हैं। AQI बढ़ा तो स्कूल बंद हो गए। ओड इवन, निर्माण पर अस्थायी रोक, स्मोक टावर, लेकिन लॉन्ग टर्म औद्योगिक ऊर्जा और परिवहन परिवर्तनों की रफ्तार बेहद धीमी है। परिणाम ये हुआ कि बीजिंग ने 2013 से बीच के बीच अपने PM 2.5 को लगभग आधा कर लिया और 2023 में ये लगभग 32 से 33 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आसपास पहुंच गया। और दिल्ली देखो अभी भी 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आसपास है। और ताजा अध्ययन तो ये बताते हैं कि यहाँ PM 2.5 राष्ट्रीय मानक से 2.5 गुना और WHO गाइडलाइन से 20 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, डेटा साफ दिखाता है नीति बनाना काफी नहीं है, उसे तेजी से और सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। चीन से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं: स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य, कानूनी ताकत के साथ भारी निवेश और उसका तेजी से उपयोग, पूरे क्षेत्र को एयरशेड मानकर संयुक्त कार्रवाई। भारत की दिशा गलत नहीं है। एनसीएपी, BS6, ग्रैप मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये सब जरूरी है, लेकिन जब तक हम फंड पूरा खर्च नहीं करेंगे, उद्योग और ऊर्जा सेक्टर में संरचनात्मक बदलाव नहीं करेंगे
और शहरों को मिलकर काम नहीं कराएंगे, तब तक दिल्ली, पटना, बरेली, लुधियाना जैसे शहर AQI की सबसे प्रदूषित सूची में बने रहेंगे। अगर आपको ये डेटाबेस तुलना उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके हिसाब से भारत को सबसे पहले किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, कोल पावर या कंस्ट्रक्शन डस्ट।